अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद वापस लौट आऊँगा, जरा मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने की साजिशें क्यों करते हो यारो, मुझे बदनाम करने की साजिशें क्यों करते हो यारो। मैं खुद बदनाम हो जाऊँगा, पहले नाम तो हो जाने दो। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 25 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, और जिसमें आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए किस टाइप से व्यंजक निकालेंगे, क्या इसका सूत्र होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग होल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में लगभग रखा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें और हम लोग स्टार्ट करेंगे और 100% आपके दिमाग पे फिक्स कर देंगे। तो आइए बात को ख़त्म करते हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र ध्यान रखना है आपको। जब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि किस टाइप से होती है, जब दो विलगित चालकों को, ये देखिए आप यहाँ पर विलगित चालक देख रहे हैं, गोली चालक भी आप ले सकते हैं। जब दो विलगित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, यहाँ अभी हम जोड़े नहीं हैं, जब दो विलगित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आवेशों का पुनर्वितरण यानी फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर से बढ़ता है, और आवेश का प्रवाह हमेशा आपको बताया जा चुका है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव उभयनिष्ठ नहीं हो जाता। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, वहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लें, फिर आप इसको अच्छे से समझेंगे। आपको पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, जब दो विलगित गोलीय चालकों को या विलगित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है। इस क्रिया में, जैसे ही आवेश का, इस क्रिया में कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। इस क्रिया में क्या होगा, कुछ न कुछ कार्य किया जाता है जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है, और ऊर्जा में यह कमी जोड़ने वाले तार में, मान लीजिए इसे हम सुचालक तार द्वारा जोड़ दें, जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा में यह कमी जोड़ने वाले तार में किस रूप में प्राप्त होती है, ऊष्मा के रूप में। मतलब यदि आप इसे जोड़ दें तो जो भी हीट होगी, जो भी ऊष्मा होगी उसके रूप में, मतलब तार, जब आप जानते हैं आवेश प्रवाह होगा अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर, तो तार गर्म होगा। अब गर्मी जो होती है वो क्या होती है, वातावरण एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आइए इसे हम लोग स्मार्ट तरीके से पहले से लिख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए हमने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। ये देखिए, ध्यान रखना, जब दो विलगित आवेशित गोलीय चालकों को परस्पर एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो होता क्या है, उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और इस क्रिया में कुल स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। ऊर्जा में यह कमी किस रूप में प्राप्त होती है, जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। आप लोग जल्द से जल्द यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसे पहले आप कॉपी कर लें कि जब दो विलगित आवेशित गोलीय चालक यहाँ लिए हैं तो गोलीय चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है, मतलब आवेश फिर से बढ़ता है। और इस क्रिया में क्या होगे,
इस क्रिया में कुछ न कुछ कार्य किया जाता है जिससे उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। और ऊर्जा में यह कमी किस रूप में प्राप्त होती है? जोड़ने वाले तार में यदि इसे एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दें तो उसमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। पहले आपको इसको लिखना है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको आप लिख लेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी कर लें। तो चलिए मूव करते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, फिर इसके बाद आपको क्या कार्य करना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद की कहानी देखें। ये आप पिछले डेरिवेशन में पढ़ भी चुके हैं। आपको पहले ये मान लेना है कि माना दो विलगित गोली चालक, ये देखिए, मान लेना है आपको दो विलगित गोली चालक ए व बी की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। चित्र को आप देख पा रहे होंगे। ये पहला विलगित चालक हुआ ए, इसकी धारिता क्या है? C1। दूसरा विलगित चालक बी, इसकी धारिता C2 है। और जब आप आवेश देते हैं तभी उसमें विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है। तो तथा इसे Q1 व Q2 आवेश देने पर या इन गोलों को या गोली चालक जो हैं विलगित गोली चालकों को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्या हो जाते हैं? V1 व V2 हो जाते हैं। तो यदि बात करते हैं जोड़ने से पहले, अब यहाँ आपको हेडिंग करनी होगी जोड़ने से पहले। तो जोड़ने से पहले आप हेडिंग करेंगे जोड़ने से पहले। देखिए, जोड़ने से पहले क्या होगा आपका? जैसे ही जोड़ने से पहले की बात करेंगे तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ कमी किस में होती है? स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा। क्या होगा? चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा यदि आप इसे देखें तो इसे आप U1 से दर्शा सकते हैं। U1 बराबर कितना रिजल्ट हो जाएगा? इसका रिजल्ट आपको बताया जा चुका है 1/2 CV²। कितना रिजल्ट हो जाएगा? 1/2 CV²। और ये आपको रिजल्ट बताया जा चुका है जब आपको विलगित गोली चालक या चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताया गया था। तो उसमें 3 रिजल्ट आए थे, 1/2 Q²/C, 1/2 CV²। और तीसरा रिजल्ट आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो क्या आया था। तो 1/2 CV²। इसी प्रकार तथा चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, इसका क्या सूत्र होगा? स्थितिज ऊर्जा इसे आप U2 से दर्शा सकते हैं। U2 बराबर आ जाएगा 1/2, ध्यान रखना है। अब यहाँ सूत्र होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पर C1 हो जाएगा और V1 हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपकी धारिता C1 है और विभव V1 है गोली चालक ए के लिए, और बी के लिए धारिता C2 है और विभव का स्क्वायर होता है V2²। इसे आप समीकरण 2 दे देंगे। चालक ए की स्थितिज ऊर्जा और चालक बी की स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करेंगे? दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, मतलब U1 + U2 कर देंगे। तो दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा आपको अब निकाल लेना है। फिगर भी आप ड्रॉ कर लेंगे जोड़ने से पहले का। इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस फिगर को। ये देखिए, ये फिगर छोटा कर दिए, ये एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों चालकों को, ये जो दोनों विलगित चालक है, चालकों को जोड़ने से पहले, ध्यान रखना है, जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा आप कैसे निकाल पाएंगे? ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुल स्थितिज ऊर्जा U का सूत्र हो जाएगा U1 + U2। और U1 + U2 का मतलब है हमारे पास U1 और U2 के मान हैं।
तो समीकरण 1 व 2 से मान रख दिए, 1/2 C1V1² प्लस कितना रिजल्ट हो जाएगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। इसे आप समीकरण नंबर कितना दे सकते हैं 3 दे देंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे कितने से, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान रखना है, यहाँ आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख लिए हैं। तो u बराबर आपका रिजल्ट आ चुका है 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। ये जोड़ने से पहले की कुल आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। बहुत ही इजी है, देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं। पहले आपको चालक ए की स्थिति, चालक ए की धारिता C1, चालक बी की C2, मतलब माना 2 विलगित गोलीय चालकों ए व बी की धारिताएं क्रमशः C1 C2 हैं। फिर क्या करेंगे जल्दी से आप देखें, माना चालक ए और बी को क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। तब जोड़ने से पहले चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1V1², रिजल्ट आप याद रखेंगे, और चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2²। अब क्या करना है, दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे जोड़ने से पहले। तो दोनों को U बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा को यहाँ आपको U मानना है U1 प्लस U2, और U1 U2 के मान समीकरण 1 2 से रख देना है। बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको एक लैंग्वेज लिखनी होगी जो हम पिछले क्वेश्चन में भी एक बार लिख चुके हैं कि जब दोनों विलगित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेश का पुनर्वितरण होगा। और होता क्या है, आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव उभयनिष्ठ अर्थात बराबर नहीं हो जाता। मतलब दोनों चालकों को जैसे ही आप सुचालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो इनका विभव जो होगा उभयनिष्ठ होगा। तो आपको लिखना क्या है, ध्यान रखेंगे कि जब 2 विलगित गोलीय चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच क्या होता है, आवेश का जो प्रवाह है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर अर्थात उभयनिष्ठ नहीं हो जाता है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ध्यान दे के देखें, पहले से ही हम लिख लिए हैं कि जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से, ध्यान रखना है, ये देखिए जोड़ भी दिया गया, फिगर आपको दिख रहा होगा। और जोड़ने पर क्या चेंज हुआ है, विभव दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव क्या हो जाता है, बराबर अर्थात उभयनिष्ठ ना हो जाए। तब तक विभव का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर होगा। यदि विभव ए वाले चालक का अधिक है तो ए से बी की ओर प्रवाहित होगा आवेश, और यदि बी वाले का विभव क्या है, सपोज करिए कम है, ए का विभव ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में नहीं, बी का विभव ज़्यादा है और ए का कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। समझ पा रहे हैं, कहने का मीन्स है, ध्यान रखेंगे कि यदि इसके विभव V1 जो है, V1 ग्रेटर देन V2 जब होगा तो V1 से V2 की ओर, मतलब ए वाले चालक से B की ओर, और जब V2 ग्रेटर देन V1 होगा, मतलब V2 का विभव ज़्यादा होगा तो B से A की ओर होगा। मतलब कुल मिला के आवेश का जो प्रवाह होता है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव उभयनिष्ठ नहीं हो जाता। वही चीज़ लिखनी है, जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर अर्थात उभयनिष्ठ ना हो जाए। इसके बाद हम लोग उभयनिष्ठ विभव का सूत्र लगा देंगे। विभव बराबर हो, ऐसे आवेश बटे धारिता होता है, यहाँ रखना है कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश आपका क्या है, Q1 Q2 है, और कुल धारिता C1 C2। अब आपको एक सूत्र पता होगा, Q बराबर CV होता है, आवेश बराबर धारिता गुणे विभव या विभवांतर। इस सूत्र का यदि यूज करेंगे तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1 होगा, C1
ये जोड़ने से पहले जैसे ही पहले विभव जो था वो हमारा V1 था, वही वाला विभव लेना है C1 V1, और Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2 V2 अपान C1 प्लस C2। समीकरण 3 ही उभयनिष्ठ, सॉरी यहाँ पर समीकरण 4 हो गया है आपका, 3 तक पीछे था, ये 4। तो समीकरण 4 ही उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है। तो यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे जोड़ने के बाद वाली कहानी में। अभी तक जोड़ने के पहले की कहानी थी, और जैसे ही जोड़ा जाता है, ये जैसे ही जोड़ा जाता है तो विभव उभयनिष्ठ होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। बट यहाँ ध्यान रखना है, जो विभव हम रखेंगे उभयनिष्ठ विभव से पहले वाले सूत्र में, वहाँ V1 V2 का ही उपयोग आपको करना है। तो यहाँ तक आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब जोड़ने के बाद की कहानी में बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जोड़ने के बाद, हेडिंग कर लें आप लोग, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, ये हेडिंग कर देंगे। अब देखिए, जोड़ने के पहले और बाद में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले चालक ए की स्थितिज ऊर्जा और चालक बी की। तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा जोड़ने के बाद चालक ए की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी जोड़ने के बाद चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग मान रहे हैं U1 डैश। कितना मान रहे हैं? U1 डैश। पहली बार U1 लिए थे, इस बार U1 डैश इक्वल, सूत्र वही है 1/2 CV स्क्वायर, बट यहाँ सूत्र हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर के स्थान में C की जगह में तो C1 है, बट भी जो है अब उभयनिष्ठ हो चुका है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको उभयनिष्ठ विभव रखना है, और इसे आप समीकरण नंबर कितना दे सकते हैं? 5। इसी प्रकार चालक बी की, चालक जो आपका बी है की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चालक बी की स्थितिज ऊर्जा तो ये हो जाएगी U2 डैश, इसे आप मान सकते हैं U2 डैश बराबर 1/2 C2 और V स्क्वायर। यहाँ V1 नहीं रखना है, V2 नहीं रखना, क्योंकि अब जो हमारा विभव हो चुका है वो उभयनिष्ठ हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर 1/2 C2 V2 स्क्वायर होगा। इसे आप समीकरण नंबर दे सकते हैं 6। अब देखिए, जोड़ने के बाद आप चालक ए और बी की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। जोड़ने के बाद चालक ए और बी की कुल स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, जोड़ने के बाद चालक ए और बी की कुल स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखना है, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा को यदि आप U डैश से डिनोट कर दें, किससे? U डैश से, तो इसका क्या फार्मूला होगा? U1 डैश प्लस U2 डैश, U1 डैश प्लस U2 डैश, जहाँ U1 डैश और U2 डैश क्या है? जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा। तो U1 डैश की हमारे पास वैल्यू है 1/2 C1V स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 1/2 C2V स्क्वायर। C1 C2 कैपिटल रहेंगे। अब देखिए, यदि इसे हम एडजस्ट कर लें तो 1/2 होगा आपका, और यहाँ से V स्क्वायर, यहाँ से V स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या? C1 प्लस C2 जो रिमेनिंग है, जो बचेगा कॉमन के बाद उसे पहले रख देना है, और V स्क्वायर इस प्रकार रख देंगे। आप कहेंगे सर इस तरह से क्यों फिक्स कर रहे हैं? तो देखिएगा, आपको क्लियर होगा। 1/2 हुआ, और ये C1 प्लस C2 आपका सेम है V स्क्वायर। ये V का मान आप रख सकते हैं। कहाँ से रखेंगे? ध्यान रखना है, ये वाला V का मान आप देखें क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 है। कितना मान है? यही वाला मान आपको रख देना। बट देखिए, V स्क्वायर है
तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर, अंश और हर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि ये रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये देखिए 1/2 आपका सेम आ गया, ये 1/2 आपका सेम टू सेम, C1 + C2 भी आपका सेम आ रहा है। और यहाँ जो भी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 1/2 C1 C2 भी स्क्वायर का मान रखेंगे, ये मान था C1 V1 + C2 V2, C1 V1 + C2 V2 और C1 + C2 इसका भी स्क्वायर होगा और अंश में जो वैल्यू थी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से आपका क्या रिमेनिंग है, आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और भी का मान हम रख लिए हैं, किस समीकरण से रखे हैं, समीकरण 4 से, ये भी आप लिख देंगे समीकरण 4 से। अब देखें यहाँ से आपका ये स्क्वायर से इस C1 + C2 से ये वाला आपका कैंसिल हो रहा है। यदि आप देखें C1 + C2 से इसका स्क्वायर है तो एक कैंसिल होगा और एक बचेगा, तो फाइनली आपका क्या बच रहा है, ध्यान रखना है, कितना बचेगा, 1/2 बच रहा है और ये C1 C2 कैंसिल हो गया है और न्यूमरेटर में अंश में बच रहा है C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में जो आपका बच रहा है, ओनली बच रहा है C1 + C2, क्योंकि स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है और इसे आप U डैश बोलेंगे और इसे समीकरण नंबर आप बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान से स्टेप है। V की वैल्यू रखेंगे और इस C1 + C2 से कैंसिल कर देंगे, जो भी बचेगा, जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको आपको लिख देना है। अब देखिए जोड़ने से पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो आपका निकल चुका है, ये है। जोड़ने से पहले दोनों चालकों की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है U = 1/2 C1 V1 स्क्वायर + C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के बाद होता क्या है कि कुछ ऊर्जा जो है जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। जैसे आप इसको जोड़ देंगे तो कुछ हीट के फॉर्म में इस तार में रह जाती है, मतलब जोड़ने के बाद ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जोड़ने से पहले की जो ऊर्जा थी, जोड़ने के बाद की ऊर्जा को यदि माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊर्जा हानि निकल जाएगी। तो कहने का मीन्स है कि ये जोड़ने के बाद की कुल स्थितिज ऊर्जा है और वो जोड़ने के पहले की थी, उसमें उसको माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा हानि। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा हानि अब हम लोग निकालेंगे। तो ऊर्जा हानि इसे आप बोल सकते हैं डेल U से, इसे डिनोट कर देते हैं डेल U, कैपिटल डेल U आपको रखना है। डेल U बराबर दोनों ध्यान रखना है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दें U1 - U2, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हिंदी में आप क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले चालक A की स्थितिज ऊर्जा, सॉरी यहाँ पर होगा U - U डैश होगा, कितना हो जाएगा, U - U डैश, जहाँ U क्या है, जोड़ने के पहले चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा और U डैश क्या है, जोड़ने के बाद चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा या दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा है। U क्या है, जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा और U डैश क्या है, जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे, U का पहले मान रख दें, तो U का मान है 1/2, ध्यान रखेंगे U का मान है 1/2 और C1 V1 स्क्वायर प्लस कितना मान है, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये U का मान होगा। और U डैश का जो मान निकाले हैं वो कितना मान है, ये आपको समीकरण 3 में मिल जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। आप जाके समीकरण 3 को जल्दी से देख लें, और 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये दोनों जो है U का मान है। अब U डैश का जो अभी मान था वो कितना आ चुका है, 1/2
अंश में आपका आया था C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, और अपॉन में आपका C1 प्लस C2 ये मान है। तो यहाँ पर हम मान किस किस समीकरण से रखे हैं ये भी आप लिख सकते हैं कि समीकरण किससे रखे हैं, 3 ध्यान रखना है, समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से ये दोनों मान रख लिए गए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये चलिए कहानी कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है तो हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। और आप देखें यहाँ अपॉन में 2, यहाँ अपॉन में 2, यहाँ भी अपॉन में 2, तीसरे स्टेप में भी 2 है, बट साथ में C1 प्लस C2 भी है, तो पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर C2 इंटू C1 प्लस C2, कितना एलसीएम आ जाएगा, ध्यान रखना है 2 इंटू C1 प्लस C2, ये आपका एलसीएम होगा, 2 इंटू C1 प्लस C2। और इसके अलावा जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं है, मतलब C1 V1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से। आई होप आपको एलसीएम अच्छे से आता होगा। पहले इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 बार जाएगा, इतना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई अंश वाले में हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्लस है तो प्लस लगा दिए, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, C1 प्लस C2 अगेन मल्टीप्लाई होगा, C2 V2 का स्क्वायर में अगेन मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 का होगा। बट जैसे ही आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, क्योंकि ये सेम है, तो ये जो स्टेप है माइनस में करके सेम आपका सेम टू सेम आ जाएगा, C1 V1 प्लस ध्यान रखना है C2 V2 का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका जब C1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिए C1 का स्क्वायर हुआ, V1 का भी स्क्वायर होगा। जब इसका मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखिएगा C2 से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, और साथ में C1 C2 के साथ में V1 का स्क्वायर, C1 C2 के साथ में V1 का स्क्वायर। यहाँ देखें यहाँ पर हो जाएगा आपका C2 स्क्वायर और C2 जब यहाँ पर पहली बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें आपका जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से C1 आएगा, C2 आएगा, C1 आएगा, C2 आएगा और V2 स्क्वायर आ जाएगा पहले स्टेप में जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब इसका होगा तो ये C2 का मल्टीप्लाई तो C2 का स्क्वायर हुआ और V2 का भी स्क्वायर होगा, और साथ में इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें यदि फार्मूला, तो आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखेंगे C1 का भी स्क्वायर हुआ और V1 का भी स्क्वायर हुआ, ये आपका a स्क्वायर। ऐसे ही प्लस जब b स्क्वायर होगा तो C2 का भी स्क्वायर होगा, V2 का स्क्वायर होगा, और जब 2ab वाला स्टेप होगा तो 2C1 C2 V1 V2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2C1 C2 V1 V2, ये भी है ध्यान रखना है, 2C1 C2 V1 V2 आपका आ जाएगा। और अपॉन में आपका 2 इंटू C1 प्लस C2 सेम टू सेम आएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा स्टेप्स बड़े हैं लेकिन इजी हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आप अच्छे से देखें तो ये आपका C1 V1 का स्क्वायर हो रहा है, ये वाला स्टेप, और ये वाला स्टेप है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और यहाँ पर जो स्टेप है ये वाला, ये है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर।
ये आपका स्टेप हो रहा है। फिर इन दोनों स्टेपों को यदि बीच वालों को आप गौर से देखें तो इसमें C1 C2, इसमें C1 प्लस C2, हालांकि ये कॉमन है पर अभी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला स्टेप माइनस में आ रहा है आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में भी हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, और अपॉन में आपका 2 इंटू C1 प्लस C2 अगेन आ जाएगा। देख पा रहे होंगे बड़े बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन आप वो घबराना नहीं है। अब देखें, क्या आप अच्छे से देखें, ये वाला प्लस में और ये वाला आपका स्टेप माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर अगेन प्लस में, यहाँ माइनस में कैंसिल। अब बचे हैं आपके 3 स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला। इन तीनों में कॉमन क्या है यदि आप देखें, C1 C2 C1 C2 C1 C2। तीनों से यदि C1 C2 आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचने वाला है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से तीनों से C1 C2 आपका कॉमन कितना हो जाएगा, C1 C2 आपका कॉमन, तो पहले स्टेप से बच रहा है V1 स्क्वायर, दूसरे स्टेप से आप देखें बच रहा है V2 का स्क्वायर, और तीसरे स्टेप से माइनस में बच रहा है, कितना बच रहा है, C1 C2 कॉमन है तो 2V1 V2, 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन का 2 भी है साथ में। अब देखिए ये वाला जो स्टेप हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की जगह में V1 V2 है। तो ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो कितना फार्मूला हो जाएगा, देखिएगा ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखें कितना हो जाएगा, ये देखिए इक्वल आप लिखेंगे, ये C1 C2 सेम है, C1 C2 सेम है, और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आपका 2 इंटू C1 प्लस C2 सेम रहेगा, और इसे आप डेल u लिख देंगे, और एक इसे ब्रैकेट में फिक्स कर दें, क्योंकि यही आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। और इसे आप समीकरण नंबर कितना देंगे, तो समीकरण 7 तक हम लोग जा चुके थे, ये समीकरण नंबर 8, कितने तक जाएंगे, समीकरण नंबर 8, और समीकरण 8 ही ध्यान रखना है, समीकरण 8 ही क्या है, इधर लिखे देते हैं, समीकरण 8 ही दो विलगित गोलीय चालकों को, दो विलगित गोलीय चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण होगा और उसके कारण ऊर्जा हानि के लिए सूत्र, ऊर्जा हानि के लिए सूत्र है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात जो है, क्योंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर कभी भी आप ध्यान रखें, क्योंकि होल स्क्वायर है वो कभी निगेटिव नहीं आता। ध्यान रखें किस बात निगेटिव की बात कर रहे हैं, आइए हम समझते हैं। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, यदि V1 का मान आप कम रखते हैं, सपोज करिए 3 वोल्ट रखे और V2 का 4 वोल्ट रखेंगे,
तब भी ये -1 होगा और यहाँ स्क्वायर लगा है, -1 का स्क्वायर 1 होगा। -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, मतलब ये जो वैल्यू आती है v1 - v2 स्क्वायर धनात्मक होगी जब ऋणात्मक आता है। और यदि यहाँ हम मान लीजिए 5 रखे होते, v1 की वैल्यू इसकी 3 रखे होते, तो 5 में 3 जाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी धनात्मक। मतलब यदि v1 का मान यदि आप ज़्यादा रखते हैं तब भी धनात्मक, और v1 का मान कम रखते हैं, v2 का ज़्यादा रखते हैं तब भी धनात्मक। दोनों ही केसों में धनात्मक होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि v1 - v2 का होल स्क्वायर होगा तो वो धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो डेल u का मान भी धनात्मक आएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप जस्ट अगले पेज में ले लेते हैं। आइए बढ़ते हैं और इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करेंगे। ये देखिए, इसको आप लोग अच्छे से देख लें कि v1 माइनस, ध्यान रखेंगे, v1 - v2 का होल स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ v1 - v2 का होल स्क्वायर का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सदैव धनात्मक होगा। क्या होगा, v1 - v2 स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक होगा। अर्थात जो ऊर्जा हानि होगी समीकरण 8 से, समीकरण जो आपका 8 है से डेल u का मान धनात्मक हो, धनात्मक होगा। धनात्मक होने का मीन्स है कि अर्थात जब दो विलगित, अर्थात धनात्मक होने का मीन्स है अर्थात जब दो विलगित गोलीय चालकों को, विलगित गोलीय, यहाँ पर चालक या गोलीय चालक ले लिए हैं, तो गोलीय चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेशों के पुनर्वितरण के कारण, क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण के कारण, ध्यान रखना है, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण उनमें ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। और ध्यान में एक चीज़ और रखना है, ऊर्जा में यह हानि, ऊर्जा में यह हानि, ऊर्जा में यह हानि किस किस रूप में मिल सकती है। एक तो आपको बता दिए ऊष्मा, दूसरी आपको मिल सकती है ध्वनि के रूप में, क्योंकि ध्वनि आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी टक्कर होता है तो कुछ न कुछ ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि जब निकल जाएगी तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। या कभी कभी कोई वस्तु गिरती है तो उसमें से प्रकाश निकलता है, प्रकाश के रूप में, ध्यान रखना है, प्रकाश के रूप में होती है, प्रकाश के रूप में होती है। ये आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ जो है v1 - v2 का होल स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक होता है। इसलिए एक बात ध्यान में नोटिस रखने वाली बात है कि डेल u का मान भी धनात्मक होगा, मतलब ऊर्जा हानि धनात्मक होगी। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब दो विलगित चालकों को जोड़ते हैं, यहाँ धनात्मक आने का मीन्स ही है कि ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण के कारण आवेश फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और होता कहाँ से है, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। और ये ध्यान में रखना है, ऊर्जा में यह हानि जो होती किस किस रूप में हो सकती है, या तो उससे हीट निकलेगी ऊष्मा के रूप में, या तो ध्वनि के रूप में कुछ न कुछ आवाज़ होगी उसके कारण, या तीसरी कंडीशन प्रकाश के रूप में, कभी कभी प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। एक बात और बात करते हैं,
V1 बराबर, ध्यान रखना है, यदि V1 बराबर V2 हो तो समीकरण 8 से आपका क्या होगा, डेल U का मान कितना होगा, ध्यान रखेंगे, वो हो जाएगा 0। डेल U बराबर कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट 0। क्यों 0 होगा, देख लें आप लोग समीकरण, यदि आप 8 को अच्छे से देखें, ये देखें, ये आपका समीकरण 8 है। यहाँ पर जैसे ही V1 माइनस V2 को इक्वल होंगे, इक्वल होने का मीन्स यहाँ भी सेम वैल्यू, यहाँ भी, तो मतलब इनका मान 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई तो डेल U की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल U की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना है, 0 हो जाएगी। तो डेल U बराबर आपका V1 बराबर V2 होगा, तो डेल U बराबर 0, अर्थात यहाँ से एक बात आप लिख सकते हैं कि अर्थात दो समान विभव वाले चालकों को, V1 बराबर V2 मतलब दोनों चालकों का विभव क्या मान लिए हैं, समान, अर्थात दो समान विभव वाले चालकों को, समान विभव वाले चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर, या चालक तार भी लिख सकते हैं, सुचालक तार से जोड़ने पर उनमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है, क्योंकि डेल U का मान 0 आ रहा है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। और ऊर्जा की हानि क्यों नहीं होगी, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण ही नहीं होगा, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। तो ध्यान रखना है, जब दो समान विभव वाले चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 9 भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आई होप आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। यदि फिक्स हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।